उस पे फ्लक्स जो डिपेंड नहीं करता है किसी भी क्लोज बॉडी के लिए, ये हमारा पहला था। और वो फ्लक्स कितना होता है फॉर्मूले से जाहिर है, फॉर्मूले में कहीं शेप का जिक्र नहीं है तो शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट सो बच्चों, वेलकम अगेन टू द चैनल केवाईटी क्लासेस। एक बार फिर से मैं आ गया हूं आप लोगों के सामने विश्वास सीरीज का, और हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 7 लेकर के आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, गॉसेस लॉ। ठीक है, गॉसेस लॉ क्या होता है बच्चों, होता क्या है वो तो अभी देखेंगे, लेकिन गॉसेस लॉ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गॉसेस लॉ को आप लोग एकदम अच्छे से समझिएगा, पीछे की चीजें थोड़ा नहीं भी समझ में आएगी, बैकलॉग्स भी है, कोई दिक्कत नहीं है। गॉसेस लॉ समझिए, आपको समझ में आएगा ये पूरा। ठीक है, बहुत ही इजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लेसन प्लान बहुत ही ज्यादा इजी वे में बनाया है, आप लोगों के माइंड तक घुस जाएगा ये पूरा टॉपिक। तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करते और अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो क्या है बच्चों गॉसेस लॉ, चलो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ तो लिखी हुई है स्टेटमेंट, यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है, स्टेटमेंट लिखी हुई है। बस इसका जो मेन पॉइंट क्या है कि जो कोई भी सरफेस है, कोई भी 3D शेप है, कोई भी सरफेस है, देखो क्या लिखा हुआ है, गॉस लॉ इलेक्ट्रिक स्टेट दैट एनी क्लोज सरफेस, कोई भी एक क्लोज सरफेस है, मान लो ये मेरे पास ये है कोलिन है, ये क्लोज सरफेस है, तो इसमें जो टोटल फ्लक्स है वो बस खाली किस पे डिपेंड करता है, इसके अंदर कितना चार्ज है। ठीक है, इसके अंदर बॉडी के अंदर कितना चार्ज उसी पे डिपेंड करता है, बाहर कोई चार्ज है उस पर डिपेंड नहीं करता है। टोटल नेट फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, फ्लक्स आपको पता है किसी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है उसको फ्लक्स बोलते हैं। तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस में जो टोटल फ्लक्स होता है वो डिपेंड करता है ओनली ऑन इंटरनल चार्ज पे, मतलब अंदर जो चार्ज है उसी पे, और किसी चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल क्यों नहीं डिपेंड करता है, सवाल तो मन में आना चाहिए ना। मान लो एक गॉसियन सरफेस है, मतलब एक कोई क्लोज सरफेस है, ये कोई क्लोज सरफेस है, क्लियर बच्चों दिख नहीं रहा होगा, रेड कलर है, बहुत ही अजीब लगता है मुझे भी रेड कलर। तो ये क्या है, ये एक सरफेस है। अब इससे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा हूँ, फील्ड लाइन यहाँ से आएगी और फिर क्या होगा बच्चों, इसको चीरते हुए पार करके चली जाएगी, फिर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से आएगी, यहाँ से चली जाएगी, कोई चार्ज है उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो आएगी अंदर। जितनी फील्ड लाइन, जितने फ्लक्स अंदर जा रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है। देखो 3 फ्लक्स अंदर गया, 3 बाहर निकला, अरे काउंटिंग नहीं कर सकते, ये फील्ड लाइन 3 अंदर गई 3 बाहर निकली, 3 अंदर की 3 जितनी निकली उतनी निकल गई, तो नेट क्या हुआ, इस चार्ज के थ्रू जो इस सरफेस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या हो गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, मतलब नेट फ्लक्स क्या हो गया, सॉरी नेट फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि जितना फ्लक्स अंदर गया उतना फ्लक्स बाहर आया, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। ये चीज क्लियर हुई, समझ में आया। गॉस लॉ ने क्या बोला था, अगर इसके अंदर के चार्ज पे, बस अंदर जो चार्ज है उसी पे डिपेंड कर रहा है, बाहर कितना चार्ज है, बाहर क्या रखा हुआ है उस पे फ्लक्स जो डिपेंड नहीं करता है किसी भी क्लोज बॉडी के लिए, ये हमारा पहला था। और वो फ्लक्स कितना होता है, किसी भी बॉडी में रखा हुआ जो फ्लक्स होता है चार्ज के थ्रू वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ आ रहा है, कितना टोटल फ्लक्स है किसी क्लोज बॉडी में उसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट Q मतलब वो फ्लक्स इज फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब Q टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है। Q मतलब कितना चार्ज है, Q मतलब चार्ज इन, मतलब इन अंदर कितना चार्ज है। ठीक है, इस क्लोज बॉडी के अंदर जितना चार्ज है उसको अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दो, इसी पे डिपेंड करता है। देखो गॉसेस लॉ ऑफ electricity state that electric flux across any closed surface is proportional to the net electric charge enclosed by the surface, मतलब कितना नेट इलेक्ट्रिक चार्ज उस सरफेस में इनक्लोज है, उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज है उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल मतलब चार्ज बढ़ाओगे तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, ठीक है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, मैंने बताया था जो इसकी वैल्यू ये होती है -12 है। ठीक है, ऊपर -12। इतना चीज क्लियर हुई, इतना चीज क्लियर हुई तो थम्स अप करिए। ठीक है, गॉस लॉ की इतनी चीज क्लियर हुई, मैं साइड हट जा रहा हूँ, आप लोग इसको नोट करना चाहे तो नोट भी कर लीजिए जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो गॉस लॉ हमारे इतना सा बात बोल रहा है। अच्छा सर आपने एक चीज बताई थी, जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है E डॉट एस, बताया था, हाँ बच्चों बताया था। अब आज आपने बताया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हाँ ये दोनों ही फ्लक्स का फॉर्मूला है, ये दोनों ही हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला है। ये तो सर्कल बन रहा है, ठीक है, अब याद रहेगा ये दोनों हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला है। अब दोनों को अगर हम रिलेट करें, क्या हो रहा है, टच हो जा भाई, इसको मैं हटाना चाह रहा हूँ, ये हट भी नहीं रहा है सर्कल, अरे यार टच हो जा,
ठीक है, इसकी नौटंकी चलती रहेगी, मैं ये बता देता हूँ। इससे पहले येलो कलर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये दोनों ही फ्लक्स का फॉर्मूला है। कैसे कैसे क्या मतलब, ये दोनों ही फॉर्मूला, तो ई डॉट एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको वो निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ई अपॉन एस एप्सिलॉन। समझ में आ रहा है, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला। एस मतलब क्या है, सरफेस एरिया, सरफेस का एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया, एस मतलब सरफेस एरिया। कई जगह पे इसको ए से भी डिनोट करते हैं। बच्चों समझ में आया क्या गॉस लॉ ने बोला? गॉस लॉ ने बोला कि किसी भी बॉडी पे, किसी भी क्लोज सरफेस पे जो फ्लक्स है वो डिपेंड करता है ओनली ऑन इंटरनल चार्ज, इनक्लोज चार्ज। उस बॉडी ने कितने चार्ज को अपने अंदर घेरा हुआ है उसी पर। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गॉस लॉ से इंपॉर्टेंट। पहला क्या है, द फ्लक्स थ्रू ए गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है, जिस सरफेस से फ्लक्स निकल रहा है उसी सरफेस को गॉसियन सरफेस बोलेंगे फिलहाल के लिए, और अभी डिटेल में गॉसियन सरफेस का मतलब सब कुछ जानेंगे। अभी इतना समझो, जिस सरफेस से चार्ज निकल रहा है वो इंडिपेंडेंट है शेप के, किसी भी शेप का हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मैं बना के दिखाता हूं, ये कोई शेप है तिरछा सा, ठीक है, इसके अंदर एक क्यू चार्ज है, उस क्यू चार्ज से कुछ फ्लक्स निकल रहा है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे फ्लक्स निकल रहा है। अब मैं इस शेप को चेंज कर दूं, मतलब मान लो इस शेप को स्फेरिकल बना दूं, मतलब एक स्फेरिकल शेप बना दूं, तो क्या इससे भी 6 ही फ्लक्स निकल रहा है? देखो इससे भी 6 ही फ्लक्स निकल रहा है। शेप मैंने चेंज किया, फ्लक्स के नंबर्स को चेंज हुए, क्या चेंज हुए क्या फ्लक्स के नंबर? और कोई शेप बना लो। सर ये सब शेप नहीं, एक और कोई शेप बनाएंगे। चलो और कोई भी शेप बना लो, टेढ़ा मेढ़ा तिरछा बिरछा ऐसे शेप बना दो। अरे ऐसा शेप बनाओ ना, ये शेप बनाया, इससे भी उतना ही निकल रहा है। तो मतलब ये जो फ्लक्स होता है किसी भी गॉसियन सरफेस से, वो शेप से इंडिपेंडेंट होता है। कोई भी शेप हो, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी शेप हो, फ्लक्स के जो नंबर्स होंगे वो बस खाली क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पे ही डिपेंड करेंगे। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट। वापस से यही चीज बोल रहे हैं, यही चीज बोल रहे हैं कि जितना चार्ज इनसाइड है बस खाली उसी पे डिपेंड करता है, अदरवाइज और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है बच्चों। बस खाली किस पे डिपेंड करता है कि चार्ज कितना इनसाइड है। वापस से वही सेम स्टेटमेंट, चार्ज कितना इनसाइड है। शेप पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि फॉर्मूले से ही जाहिर है, फॉर्मूले में कहीं शेप का जिक्र नहीं है तो शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, फ्लक्स थ्रू ए गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट टू द पोजीशन ऑफ चार्ज। अब चार्ज किस जगह रखा है इससे भी नहीं डिपेंड करता है बच्चों, ये भी चीज भी नहीं डिपेंड करता कि चार्ज किस जगह रखा हो। फॉर एग्जांपल ये शेप मैंने लिया, चार्ज बनाता हूं छोटा सा, ये छोटा सा चार्ज है, ठीक है, इससे फ्लक्स निकालते हैं। इससे मान लो फ्लक्स निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। अभी इस वाली बॉडी से कितने फ्लक्स निकल रहे हैं इस सरफेस से? 2 2 4 2 6 6 फ्लक्स निकल रहे हैं क्लोज सरफेस से। अब मैं क्या करूं, अब मैं इसको, इस चार्ज को अपनी जगह से हटा दूं, तो पूरा ही हिल रहा है। हाँ मतलब इस चार्ज की जगह चेंज कर दूं। मान लो अभी सेंटर पे था चार्ज, अब चार्ज के इस कॉर्नर पे ले आओ एकदम, तो भी अभी गिनो कितने फ्लक्स हैं, अभी भी 6 है। अब इस चार्ज को क्या करूं, मैं नीचे सेंटर पे ले आऊं, अभी भी क्या है 6 है। अब मैं इसको हिला रहा हूं, सरफेस के हिला रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब चार्ज एटलीस्ट कहाँ आ रहा है, कॉर्नर पे आ रहा है, अभी भी 6 निकल रहा है। तो पोजीशन ऑफ चार्ज पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है नंबर ऑफ फ्लक्स की, इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर आप चार्ज का पोजीशन चेंज करोगे अंदर ही, लेकिन चार्ज ये नहीं कि अब मैं बाहर निकाल दूं। अगर क्या किया मैंने, चार्ज को बाहर निकाल दिया, चार्ज को आजाद कर दिया, अगर मैंने चार्ज को बाहर निकाला तो क्या होगा, तब फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा बच्चों, बाहर निकाला तो जीरो हो जाएगा। अंदर कहीं पर भी रखो किसी भी पॉइंट पे, फ्लक्स पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां तक हो गया, हाँ फ्लक्स इनसाइड इट, कहीं पे भी रखो पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ गॉसियन सरफेस इज ड्यू टू ऑल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट। जो इलेक्ट्रिक इनसाइड और आउटसाइड दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट गॉसियन सरफेस इज ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी गॉसियन सरफेस में, मान लो ये है गॉसियन सरफेस, इसको वापस अगले पेज में बनाते हैं। देखो ये गॉसियन सरफेस है, मान लेते हैं ये गॉसियन सरफेस है, इस पे जो अंदर चार्ज रखा हुआ है उसके थ्रू इस वाले सरफेस पे कुछ
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रही होगी, और बाहर कोई चार्ज रखा है उसके थ्रू भी इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रही होगी। फ्लक्स की नहीं बात करें, इंटेंसिटी मतलब कितना जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है, जो जो क्या बोलते हैं अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स है, वो तो इंटरनल वाला चार्ज भी कुछ ना कुछ इस पॉइंट पे लगाएगा और एक्सटर्नल वाला भी लगाएगा। तो इनसाइड आउटसाइड दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, बाहर रखे चार्ज और अंदर रखे चार्ज दोनों पर। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट, ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। आउटसाइड और इनसाइड दोनों पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि बस खाली इनसाइड वाले चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। इंटेंसिटी तो वही है ना, आकर्षण प्रतिकर्षण बल, अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स। अगर चार्ज अंदर है बाहर है उस पर थोड़ी डिपेंड करेगा, ये तो डिपेंड करेगा जितना बाहर है अंदर है, दोनों के थ्रू तो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी। तो ये चीज भी मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इन अ क्लोज सरफेस इनकमिंग फ्लक्स टेकन एज नेगेटिव व्हाइल आउटगोइंग फ्लक्स टेकन एज पॉजिटिव। जो भी इनकमिंग फ्लक्स है, जो भी फ्लक्स अंदर की तरफ आ रहा है उसको हम लोग पॉजिटिवली लेते हैं। जैसे कोई ये है, एक बॉडी है, इसमें जो अंदर की तरफ फ्लक्स आ रहे हैं उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और जो बाहर की तरफ जा रहे हैं, बाहर जो निकल रहे हैं उसको नेगेटिव लेते हैं। तभी तो नेट फ्लक्स जीरो हो जाता है। इधर से 10 फ्लक्स दिया, इधर से 10 निकला तो जीरो हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ बताया नहीं था, यहाँ से 3 फ्लक्स गया, मतलब मान लो इसको 3 पॉजिटिव लिया और जो बाहर निकल रहा है उसको नेगेटिव लिया, तो टोटल जोड़ा तो कितना हो गया, 0 हो गया। समझ आया? आया बच्चों समझ में? आया समझ में? क्या लेते हैं, इनकमिंग फ्लक्स को नेगेटिव, अच्छा सॉरी, इनकमिंग को नेगेटिव लेते हैं। सॉरी छोटी सी मिस्टेक हो गई। इनकमिंग को नेगेटिव लेते हैं और आउटगोइंग को पॉजिटिव लेते हैं। आउटगोइंग को पॉजिटिव लेते हैं। जैसे अब मैंने बोला था कि इनसाइड चार्ज पे डिपेंड करता है, तो देखो इससे क्या हो रहा है, आउटगोइंग बाहर की तरफ निकल तो रहा है, सारा फ्लक्स बाहर निकल रहा है, सब पॉजिटिव लेंगे तो ये पॉजिटिव 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अंदर वाले चार्ज पे ही खाली डिपेंड कर रहा है। हमारे ये सारे के सारे पॉइंट कितने, 1 2 3 4 5 पॉइंट क्लियर हुए। अगर इसको नोट करना है तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। मुझे लगता है समझ में काफी कुछ आ गया होगा। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट टू शेप, कोई भी शेप का हो उस पर डिपेंडेंट नहीं करता है कितना फ्लक्स निकल रहा है। और फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस ओनली डिपेंडेंट ऑन द चार्ज प्रेजेंटेड, कितना चार्ज अंदर है उस पर डिपेंड करता है। और फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट टू द पोजीशन ऑफ द चार्ज इनसाइड इट, किसी भी जगह पे चार्ज रखाओ, चार्ज की पोजीशन चेंज करोगे तब भी फ्लक्स उतना ही रहेगा। अब इन अ क्लोज सरफेस इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन एज अ नेगेटिव, इनकमिंग जो भी अंदर की तरफ फ्लक्स आ रहा है वो नेगेटिव लेते हैं, जो बाहर निकल रहा है वो पॉजिटिव लिया जाता है। क्लियर? अब मुझे लगता है ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, इफ अ क्लोज बॉडी जिसके पास कोई चार्ज नहीं इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद इट इज 0। अगर कोई भी एक वो है, क्या बोलते हैं, कोई भी एक क्लोज बॉडी है, वो चार्ज नहीं है, मतलब अनचार्ज बॉडी है, ठीक है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दो। पहले हम क्या बनाएंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं किसी भी बॉडी को। मान लो ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे थोड़ी बनती है, ये है मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं इसमें ला करके कोई भी एक अनचार्ज बॉडी रख दूं, अनचार्ज बॉडी ला करके रख दूं, तो जो इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, 0, क्योंकि अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। यही तो चीज स्टार्टिंग में भी लिखी थी, चार्ज अंदर है नहीं तो उसका फ्लक्स 0 हो जाएगा। इफ ए बॉडी, अब नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब सीधी सीधी लाइन, नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि ऐसे टेढ़ी तिरछी, ऐसे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके अंदर भी कोई ला करके बॉडी रखूंगा, कोई अनचार्ज बॉडी रखूंगा तो टोटल फ्लक्स 0 होगा। यही दिया हुआ है, द लिंक्ड विद बी 0 इफ ए बॉडी इनक्लोज ए चार्ज क्यू, टोटल फ्लक्स, अगर किसी बॉडी के पास चार्ज क्यू है तो उसका टोटल फ्लक्स क्या होगा, अभी मैंने पीछे बताया, क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही है इस पॉइंट से लिंक। ठीक है, किसी बॉडी में अगर चार्ज क्यू है तो उसका जो टोटल फ्लक्स होगा वो यही होगा बच्चों। अब इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा 3D शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले इतनी चीजों को आप लोग डाइजेस्ट करिए जल्दी से बच्चों, इस चीज को डाइजेस्ट करिए आप लोग। ठीक है, तो आई होप क्लियर है, ये चीजें क्लियर है। तो चलो थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं मस्ती वाले टॉपिक की तरफ, 3D शेप्स। 3D शेप्स के बारे में बात करें तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपकी इमेजिनेशन जो है वो थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी इमेजिनेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा फिगर के थ्रू आपको दिखाने का, बट जो आपकी इमेजिनेशन है वो स्ट्रांग होगी तो और ज्यादा मजा आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में। ठीक है, अगर आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग होगी तो टॉपिक को और पढ़ने में मजा आने वाला है।
ठीक है, तो अब देखते हैं, चलो देखते हैं। ठीक है, चलो फिर देख लेते हैं, देख ही लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, सब पढ़ लिया। अब अगर आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग है तो जल्दी से हम सब कर दीजिए। और हमारा अब कोई 3D शेप है, चलो 3D शेप बनाते हैं, हमारे पास तो है ऑप्शन बनाने का। तो हम एक क्यूब बना लेते हैं। एक 3D शेप है, एक क्यूब है। अब इसके देखो चार्ज कहाँ कहाँ हम रख सकते हैं। एक तो इसके फेस पे चार्ज रख सकते हैं, फेस पता है ना, ये फ्लैट वाली सरफेस। जैसे मान लो ये क्यूबाइड है, ये एक क्यूबाइड है, मैं हाथ में लेकर के आ रहा हूँ। ये एक क्यूबॉइड है, इसका जो ये वाला पार्ट होता है प्लेन वाला, इसी को फेस बोलते हैं। अब अगर हम इस फेस पे चार्ज रख देंगे, इस फेस पे चार्ज रखेंगे, तो मान लो इससे एक और क्यूब अटैच हो सकता है। ये चीज सब इमेजिन का खेल है, इमेजिनेशन का खेल है, इमेजिनेशन का खेल है। इससे क्या हो सकता है, एक और क्यूब हमारा लिंक हो सकता है। छोटा वाला हटाना है मुझे यार, जाने इसको पड़े ही रहने में। ठीक है, अब यहाँ देखना, ये बड़ा वाला जो क्यूब है, इससे एक और क्यूब लिंक हो सकता है ना, लिंक हो सकता है, दोनों अपने फेसेस शेयर कर सकते हैं, फेसेस शेयर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? आप समझना थोड़ा सा, मैं से समझाता हूँ। ये जो अगर फेस पे हम कोई चार्ज रखेंगे, तो देखो उससे दो दो वो क्यूब जोड़ सकते हैं। मैंने दोनों क्यूब जोड़ के दिखाया। कलर इसका चेंज करते हैं, नहीं तो आप लोग को एक ही क्यूब लगेगा, मजा नहीं आ रहा है। हाँ, ये दो क्यूब्स को मैंने क्या किया, जोड़ दिया बच्चों। दो क्यूब्स को जोड़ दिया, मतलब अगर किसी भी आप फेस पे यहाँ पे चार्ज रख रहे हो, तो ये अपना आधा तो इस वाले, आधा फ्लक्स तो इस, क्या दिक्कत है इसको, आधा फ्लक्स तो ये इस 3D शेप को दे पाएगा। ये देखो अपना हाफ ऑफ द फ्लक्स तो इस वाले जो ये है क्लोज सरफेस, इसके अंदर जा पाएगा, और आधा फ्लक्स तो कहीं और चला जाएगा। इस पे आधा ही फ्लक्स तो अंदर जा पाएगा, आधा ही तो जा पाएगा। मैं फ्लक्स निकाल के भी दिखा रहा हूँ। आधा ही तो इसके अंदर जाएगा, आधा जो निकल रहा होगा वो बाहर की तरफ चला जाएगा। तो इस बॉडी पे जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, टोटल फ्लक्स होगा वो हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आधा ही जा पा रहा है तो 1/2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो इस पे जब मैं चार्ज रख रहा हूँ तो आधा तो कहीं और चला जा रहा है ना, आधा फ्लक्स तो कहीं और चला जा रहा है। मान लो इससे सटा के मैंने दूसरा क्यूब रख दिया, आधा फ्लक्स तो उसमें चला जा रहा है, शेयरिंग हो जा रही है। ठीक है, फ्लक्स की शेयरिंग हो जा रही है, तो आधा इस पे जा पा रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब और कहां पर रख सकते हैं, और कैसा केसेस बन सकता है, और हमारा एक केस बन सकता है, हम कहां रखें, बना के दिखाता हूँ केस। अब हम कहां रखें, इसके एच पे रख दें, एच मतलब इस जगह रख दो। अब देखो इस जगह पे आपको क्यूब कनेक्ट करके मतलब थोड़ा सा सोचना है। शेयरिंग सोचने के लिए आपको क्यूब दूसरे सोचने पड़ेंगे। एक क्यूब यहाँ पर रखा सकता है इसके एच से जुड़ा हुआ, ठीक है, ऐसा एक क्यूब रखा सकता है। फिर ऐसे दूसरा क्यूब भी रखा सकता है, ऐसे तीन क्यूब, मतलब चार क्यूब एक एज एच पे इस एच से सटे हुए। एक क्यूब में ऐसे रख दूंगा, एक क्यूब ऐसे रख दूंगा, एक क्यूब ऐसे, तो टोटल चार क्यूब हो जाएंगे ना, इसको लेकर के हो जाएंगे ना। अभी यहाँ पे देखो, ये एक क्यूब इस पे यहाँ से सटा हुआ रख सकता हूँ, ये क्या है, ये क्या, चार क्यूब हो जाएंगे। चार क्यूब रखा सकते हैं इसमें, तो चार जगह शेयर हो जाएगा। ये वाला जो चार्ज है वो चार जगह शेयर हो जाएगा, तो हमारा टोटल फ्लक्स हो जाएगा नेट फ्लक्स। अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑन फेस इफ चार्जेस, इफ, ये वाला कलर मुझे लगता है दिख नहीं रहा होगा बढ़िया से, इसे मिटा करके, इफ चार्ज इज प्लेस्ड एट फेस ऑफ क्यूब या क्यूबाइड, कुछ भी आप मान लो इसको, तो हमारा जो नेट फ्लक्स होगा, नेट हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर हो जाएगा। अगर हम किस पे रख रहे हैं, इसके फेस पे रख रहे हैं, ठीक है बच्चों, फेस पे रख रहे हैं, तो ये कहानी बनेगी। अगर फेस पे रख रहे हैं तो ये कहानी बन जाएगी। ठीक है, अब चलो आगे। नेक्स्ट मैंने क्या बताया, अगर एच पे रख रहे हैं, एच पे रख रहे हैं तो क्या कहानी बनेगी, चार्ज इज प्लेस्ड ऑन एज ऑफ क्यूब, तो हमारा जो नेट फ्लक्स होगा,
वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 4 जगह लिंक हो जा रहा है तो 1/4 क्यू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, क्लियर है ये चीज। अब एच के अलावा और कहाँ रख सकते हैं सर, और वर्टिसेस पे रख सकते हैं, कोनों पे। हाँ बच्चों ये कोनों पे भी रख सकते हैं, चलो कोनों पे भी रख के दिखाता हूँ आपको, कोनों पे भी रख के दिखाता हूँ। तो इस कोने पे अगर हमने चार्ज ला करके रख दिया यहाँ पर इस जगह पे, तो सोचो अब कितने कितने चार्जेस से शेयर होगा, कितनी जगह शेयर होगा, एज ए 1 2 3 4 ऐसे 8 जगह शेयर होगा। मुझे थोड़ा सा इमेजिन करना है, ये वाला ये कोना है, इससे 4 तो नीचे ही कनेक्ट हो जाएंगे, एक इधर एक इधर एक इधर, और 4 तो नीचे हो जाएंगे, ऐसे ही 4 ऊपर हो जाएंगे। थोड़ा सा एक आप लोग क्या करिएगा, कोई क्यूबाइड या क्यूब लेकर के थोड़ा इसके बारे में सोचिएगा, ऐसे रख करके अपने सामने सोचिएगा इस कोनों से जुड़े हुए कितने में बना सकता हूँ। ठीक है, अब दिखाना तो थोड़ा इम्पॉसिबल सा, इस कोने से 4 तो नीचे रखा जाएंगे और 4 ऊपर रखा जाएगा। क्या सोचना बच्चों, ठीक है, इस बारे में जितना सोचोगे उतना ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो इस पे क्या हो जाएगा, इफ चार्ज इज प्लेस्ड एट वर्टिसेस ऑफ क्यूब, क्यूब के वर्टिसेस पे रखेंगे तो नेट कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा हमारा टोटल फ्लक्स। ठीक है, इस पर ध्यान देना। ठीक है, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट तो यही हो गया, 3 ही जगह रख सकते हैं, और कोई जगह बच्चों पता चल रही है क्या? हाँ सर, सेंटर पे भी तो रख सकते हैं। तो सेंटर पे रखोगे तो टोटल फ्लक्स तो यही रहेगा, लेकिन हर एक एज पे कितना फ्लक्स हो रहा है। ठीक है, टोटल फ्लक्स तो यही रहेगा। अगर सेंटर पे हम रखते हैं तो हर एक एज के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, चलो हम सेंटर पे रख के दिखाते हैं आपको। ठीक है, सेंटर पे मैं रख के दिखाता हूँ। यहाँ अगर मैं सेंटर पे रखता हूँ कोई चार्ज, सेंटर पे रख दिया मैंने मान लो क्यू चार्ज, तो हर एक एच को कितना चार्ज मिलेगा, बराबर बराबर फ्लक्स मिलेगा। इस एच से उतना ही फ्लक्स जाएगा, इससे भी उतना ही जाएगा, उससे भी इतना जाएगा। तो फ्लक्स 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 फ्रॉम एवरी सरफेस, फ्लक्स फ्रॉम फेसेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और कितने फेज होते हैं, 6, मतलब सबको बराबर मिलेगा, तो 6 पार्ट्स में बढ़ जाएगा। तो बच्चों क्या ये समझ में आ रहा है, क्या चीज समझ में आई? एक बार थम्स अप करिए अगर समझ में आया। ठीक है, 3D ये था, 3D में मैंने आप लोगों को चीजें समझाई, तो समझ में आया ये चीज समझ में आई तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो क्या है, जो डीपीपीज वगैरह है वो बच्चों पूरा ऑलमोस्ट क्लियर हो रहा है, मतलब बन रही हैं डीपीपीज। तो आप लोग जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, किसी ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ही नहीं कर रखा है। और आप लोग देखते हो मेरे, ये आप लोगों से एक रिक्वेस्ट गुजारिश है कि कमेंट में एटलीस्ट अपना नाम लिखो, कौन कौन वीडियो देख रहा है, मुझे पता चले ना, नेक्स्ट वीडियो में नाम ले पाऊँ आप लोगों का कि ये बच्चे हैं जो हमारा वीडियो रेगुलरली देख रहे हैं, मेरा विश्वास बैच को फॉलो कर रहे हैं हमारे। ठीक, और मैं कोशिश करूंगा आज से ही आपका केमिस्ट्री के वीडियोस भी आना शुरू हो जाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली मैथ का वीडियो मैं आज से डालना शुरू कर दूंगा, चैप्टर 1 या चैप्टर 2 से रिलेटेड। ठीक है, तो एटलीस्ट मतलब आप लोग कमेंट करके बताओ तो कि आप मेरे बैच को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो हैं वो लोग भी अगर इस बैच को फॉलो कर रहे हैं, ये वीडियोस को देख रहे हैं, तो वो लोग भी कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जहां से भी मुझे पता चलता रहेगा किस किसने इस वीडियोस को देखा और कौन कौन इस बैच को फॉलो कर रहा है। तो टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, और डीपीपीस जाने में टाइम नहीं लगेगा, डीपीपीस बहुत ही जल्दी जाने वाली है। डीपीपीस बोलो या डेली वर्कआउट बोलो, बात तो वही है, डेली प्रैक्टिस पेपर या डेली वर्कआउट बहुत जल्दी जाने वाला है, इसलिए जल्दी जल्दी से फॉलो कर लीजिए। अब फ्लक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे, गॉस लॉ को फॉलो करके। ठीक है बच्चों, अब फ्लक्स को कैलकुलेट कैसे करना है, गॉस लॉ को फॉलो करके। तो हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब मान लो मैं एक 3D शेप बनाता हूँ, सिलेंडर बनाता हूँ। ठीक है, एक सिलेंडर है, कलर चलो येलो कलर है, बहुत ही लिमिटेड कलर्स है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखूंगा बच्चों कि मान लो इसको यहाँ पे फ्लक्स निकल रहा है, तो फ्लक्स क्या होगा, बस खाली इसी सरफेस से जाएगा, इसी सरफेस से, और इस सरफेस से जाएगा। इस वाली सरफेस से जो फ्लक्स जाएगा वो क्या होगा बच्चों, इस वाले सरफेस से जाएगा, वो जीरो होगा। जीरो होगा ना, बताओ जीरो होगा कि नहीं होगा, तो भाई क्लियर बताओ मुझे, नोट करो। अच्छा, ये चीजें पढ़ने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सा बताना चाहता था मैं। देखो एक बार इससे यहीं पे क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
एक एग्जांपल क्वेश्चन कर लेते हैं 3D में पहुंचने से पहले। मान लो ये कोई सरफेस है, ऐसे से कोई सरफेस है, इसमें चार्ज है +2q -3q +4q -q, ऐसे है, और बाहर चार्ज है q +2q -3q। अब मुझे बताना है, आपको बताना है कि टोटल फ्लक्स कितना होगा इस वाले सरफेस पे। आप लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से बताइए टोटल फ्लक्स कितना होगा इस सरफेस पे। जल्दी जल्दी से कमेंट करिए, वीडियो को पॉज मत नहीं करना है, आप लोगों को साथ साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जल्दी से बताइए टोटल फ्लक्स कितना होगा इस वाली सरफेस के थ्रू। तो जल्दी जल्दी से इसको करिए। ठीक है, मैंने क्या बताया था, मैंने नहीं बताया था, गॉस ने बताया था। ठीक है, गॉस जी ने बताया था, क्या बताया था कि इस पे टोटल जो चार्ज, पहले तो हमारा जो फ्लक्स डिपेंड करेगा वो बस खाली इनसाइड चार्ज पे डिपेंड करेगा। मतलब ये जो चार्जेस है जो बाहर है वो फालतू चार्ज है, इनसे वो कोई मतलब ही नहीं, वो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो अब टोटल चार्ज इस वाली बॉडी पे कितना है, इस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है बच्चों, क्यू नेट कितना है -3q +2q +4q और -q। तो मैंने बताया था कि चार्ज को कैसे जोड़ा जाता है, नॉर्मल एडिशन से, ठीक है, स्केलर एडिशन से। तो 3 2 5 हो जाएगा -5 और -q कितना हो जाएगा -6, -6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा -2q। बच्चों एडिशन तो आता होगा ना, तो टोटल चार्ज कितना है -2q है, तो हमारा जो फ्लक्स हो जाएगा वो -2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो मैंने फ्लक्स का ये जो फॉर्मूला बताया था E.S, तो देखो हर एक इस वाले सरफेस का क्या एरिया निकालना, उतना मतलब एरिया निकालना पॉसिबल तो है, बट आपका इतना इजी है क्या एरिया निकालना, बिना इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से एरिया नहीं निकाल पाओगे, तो इसीलिए हमें ये वाला भी फॉर्मूला यूज करना पड़ता है कई बार। अब E.S वाले फॉर्मूले से इसको पॉसिबल था क्या, इस पे टोटल फ्लक्स निकालना, अरे बताओ बच्चों पॉसिबल था क्या, नहीं था ना पॉसिबल, तो यही था। अब टोटल फ्लक्स कैलकुलेशन हम यहाँ पे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे आपको वो क्वेश्चन थोड़ा सा बताना था। तो टोटल फ्लक्स देखो, अब फ्लक्स कितना इसके अंदर इन हो रहा है, जितना इन हो रहा है उतना ही आउट हो रहा होगा, ठीक है। तो गॉस लॉ से जो इसका फ्लक्स है, जो फ्लक्स है हमारा जो इन हो रहा है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, ये मान लो इसका जो रेडियस है वो r है, मान लेते r है रेडियस, तो जो फ्लक्स इन हो रहा था, अब जो अंदर फ्लक्स जाता है उसको क्या लेते हैं हम लोग, नेगेटिव में लेते हैं, तो -E.S होता है, तो E मान लेते हैं ये, और S मतलब इसका इस वाले हिस्से का सरफेस एरिया। ये क्या होता है, जो सिलेंडर होता है उसका सरफेस कैसा रहता है, उसका सरफेस रहता है सर्कुलर, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², इसका r हमने स्मॉल r माना, तो क्या हो जाएगा πr², नेगेटिव में, और कितना बाहर निकल रहा है बच्चों, कितना बाहर निकल रहा है, इतना E.πr² बाहर निकल जाए, लेकिन ये आउट जो होता है उसको पॉजिटिव में लेते हैं। तो जो हमारा नेट फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो इतना निकल रहा है, इतना आ रहा है, अब दोनों को जोड़ेंगे तो नेट फ्लक्स हमारा 0 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, 0 हो जाएगा, इतना ही निकल। अभी इस सरफेस पे क्या डिपेंड कर रहा है, इधर तो कुछ है ही नहीं ना, फील्ड लाइन ही नहीं है, तो इस जो ऊपर नीचे की इस सरफेस पे है, कर्व सरफेस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है चार्ज की, बस डिपेंडेंसी मतलब फ्लक्स किस पे, इन दोनों सरफेसेस पे है। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा चीजें धीरे धीरे। अब ये नोट, जो हमने क्यूब वाला खेल किया था, जो 3D वाला खेल किया था, उसके थ्रू हमें कुछ कंक्लूजन निकला, उस कंक्लूजन को जनरलाइज कर दे रहे हैं। देखो उसी चीज को जनरलाइज कर दे रहा हूं मैं, जो हमने वो खेल किया नहीं अभी 3D वाला, फेस पे रखा, यहाँ रखा, वहां रखा, जो खेल किया उसको हम जनरलाइज कर रहे हैं। क्या जनरलाइज है, अगर दो सिमेट्रिक बॉडी है, सिमेट्रिकल बॉडी है, उनके बीच में चार्ज रखा हुआ है, तो ईच बॉडी पे कितना फ्लक्स होगा, /2 हो जाएगा, ठीक है। दो सिमेट्रिकल बॉडीज हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, सो इन केस ऑफ ए सिमेट्रिकल क्लोज्ड बॉडी विथ चार्ज q एट द सेंटर, द फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच हाफ विल बी इतना सिमेट्रिकल। देखो दो बॉडी है, दो सिमेट्रिकल बॉडीज है, एक ये यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, तो आधा चार्ज इससे चला जाएगा, आधा चार्ज इससे चला जाएगा, तो ईच बॉडी पे जो चार्ज होगा, जो ईच बॉडी में फ्लक्स होगा, वो कितना हो जाएगा, फ्लक्स/2, जितना फ्लक्स है पूरा इस चार्ज के थ्रू, जितना फ्लक्स है उसका हाफ कर देंगे। अब ऐसे ही n फेसेस है तो अपॉन n हो जाएगा, जैसे हमारा क्यूब में 6 फेसेस थे तो फ्लक्स को 6 से डिवाइड कर दिया, ऐसे किसी पे 8 फेसेस हो जाएंगे तो 8 से कर देंगे, 9 फेसेस हो जाएंगे 9 से कर देंगे। क्लियर है बच्चों, समझ में आया ये चीज, यही चीज को जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया है, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, नोट डाउन करिए, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, बस खाली इसमें यही लिखा है कि अगर दो सिमेट्रिकल सरफेसेस रखे हुए हैं, उसके बीच में चार्ज है, तो बीच में चार्ज रखा हुआ है, तो जो फ्लक्स होगा ईच फेस से वो क्या होगा, आधा आधा फ्लक्स दोनों में, टोटल फ्लक्स का हाफ होगा।
ऐसे ही अगर कोई चार्ज बीच में रखा हुआ है और किसी कोई क्लोज बॉडी है, उसके 6 फेसेस है, 6 फेस सिमेट्रिकल होते हैं ना क्लोज बॉडी के, तो 6 फेसेस से जो चार्ज होगा वो क्या होगा, मतलब जो फ्लक्स होगा वो 6 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 8 है तो 8 पार्ट में, 3 है तो 3 पार्ट्स में। ठीक है, क्लियर है, क्लियर हो रहा है, हो रहा होगा क्लियर। 3D में देख लो। हाँ ये ट्रायंगुलर है, इसके पास 4 फेसेस है तो 4 में डिपेंड हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा इस पर सोचेंगे नहीं, ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलो इसको भी नोट कर लीजिए। अभी हमारे पास पढ़ने के लिए कितने पेज हैं, 26 पेज है। चलो फिर अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इफ ए पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, बट इज द फ्लक्स लिंक्ड विथ अ क्यूब और विथ ईच पीसेज ऑफ अ क्यूब। अगर कोई पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज q है, क्यूब के सेंटर पे रखा है, तो हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, बीच में पावर कट हो गया था, तो क्या दिया हुआ है, इफ ए पॉइंट चार्ज क्यूब प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, हम प्लेस करके देख लेते हैं। सेंटर ऑफ क्यूब पे एक क्यू चार्ज को प्लेस्ड कर दिया, यहाँ पर क्यू चार्ज को, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्यू चार्ज को सेंटर में मैंने एकदम ला करके प्लेस कर दिया बच्चों। सेंटर प्लेस क्या पूछा गया क्वेश्चन में, फ्लक्स बताना है, वो क्या बोलते हैं, क्यूब से, क्यूब में कितना फ्लक्स होगा। ठीक है, लिंक्ड फ्लक्स कितना होगा क्यूब में, तो हमने पढ़ा है जितना इंटरनल फ्लक्स होता है उसे क्या निकाल दो, जितना इंटरनल चार्ज होता है उसे एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, वही हो जाएगा। ये हमारा पहला आंसर हो गया कि नहीं बच्चों। इस जो क्यूब में है वो कितना फ्लक्स होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जितना टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही हमने गॉस थ्योरम में पढ़ाई है। ठीक है, गॉसेस लॉ में पढ़ा है। अब विथ ईच फेस, हर एक फेस से कितना चार्ज इनक्लोज्ड होगा, मैंने अभी बताया था ना, कितने 6 फेस है टोटल, हर एक फेस से बराबर बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, होगा कि नहीं। मैंने बताया ना, हर एक फेस से फ्लक्स बराबर बराबर जाएगा, हर एक फेस से फ्लक्स बराबर बराबर जाएगा, तो ये क्यू अपॉन 6 हो जाएगा। क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया होगा ये चीज। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। अब दूसरा क्या है, एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इज द प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब एल, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन ऑफ इट्स फेस विल बी। अब ये भी सेम क्वेश्चन है, बस साइड दे दिया, साइड से हमारा कोई मतलब ही नहीं है, पुराना वाला ही क्वेश्चन है, आप लोग इसको आंसर जरूर दोगे होमवर्क में, या आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन होगा सेम टू सेम है, आंसर भी सेम है इसका। ठीक है बच्चों, अब ये वाला भी क्वेश्चन मैंने अभी पीछे ही कराया था, पीछे ही क्वेश्चन कराया था ना, क्या दिया हुआ है, अब बताना है कि एक फील्ड बनी हुई है, इससे टोटल फ्लक्स कितना जा रहा होगा। तो बाहर का तो फ्लक्स, बाहर जितने भी चार्जेस हैं वो हमारे किसी काम के नहीं है, ये हमारे किसी काम के नहीं, बाहर वाले बस अंदर वाले टोटल चार्जेस को जोड़ दो, नेट चार्ज अंदर का, तो नेट चार्ज क्यू नेट कितना होगा, मतलब अंदर का बस जोड़ रहे हैं, तो क्या होगा 1 2 3 4, नहीं प्लस वाले कितने, 1 2 3 4, 4 प्लस है 2, नेगेटिव 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, तो नेट चार्ज हो जाएगा प्लस 2q, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बच्चों, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, एकदम सिंपल सा था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द फ्लक्स लिंक टू क्यूब साइड L इफ चार्जेस QL। ठीक है, अगर 2q चार्ज है तो हर एक फेस से कितना फ्लक्स जा रहा होगा, तो हमें फॉर्मूला पता है, फेस से अगर निकालना होता है क्या निकालते हैं, जितना टोटल चार्ज होता है 2q अपॉन क्या करते हैं 6 एप्सिलॉन नॉट, फेस का निकालना है तो इसीलिए 6 कर देंगे, जितने फेसेस है n, मैंने एक फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला यहाँ पे बताया है ना, एक जनरल फॉर्मूला बताया, जितने फेस है 6 है, तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स को 6 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर है फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा, इस फेस से कितना फ्लक्स जाएगा, ईच फेस से, हाँ ईच फेस से कितना फ्लक्स, 2 1 2 2 3 6, तो कितना हो जाएगा Q3 एप्सिलॉन। बच्चों ये चीज भी क्लियर हो गई होगी, ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अब ये देखो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है बच्चों, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात आ रही है, गॉस लॉ को और टोटल फ्लक्स के फॉर्मूले को मिला करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनाएंगे और निकालेंगे। ठीक है, क्या है ये, ड्यू टू अ थिन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, मतलब हॉलो स्फीयर होना चाहिए था, सॉरी यहाँ हॉलो मतलब कि खोखला, ठीक है, हॉलो स्फीयर होना चाहिए, खोखला होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक स्फीयर बनाएंगे, स्फीयर ऐसे दिखता है, लेकिन 3D में सॉल्व करना बड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ 2D में इसको स्फीयर को सर्कल बना लेते हैं, सर्कल ही तो स्फीयर है। ठीक है, एक सर्कल बना देता हूँ, इसके थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो बताना है आपको।
ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। अब ये है, अब इसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, पहले तो बताना है इनसाइड। ठीक है, अब मैं गोला बना लियो, एक सेकंड में उस पानी पी के आता हूँ, आप लोग तब तक इसके बारे में सोचिए इनसाइड कितनी होगी, ये चीज पहले सोचिए आप लोग। ठीक है, इस बारे में सोचिए इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो सकती है। ठीक है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी है क्या होगी, पहले इनसाइड का सोचते हैं। चार्ज नहीं रखा है कहीं पे भी, ये गलती मत करना। ये जो रिंग है उस पर जो टोटल चार्ज है वो क्या है, क्यू है, मान लो कैपिटल क्यू है। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट यहाँ देखते हैं कहाँ कहाँ निकालना है। इनसाइड द शेल, इनसाइड पहले शेल मतलब होता है ये खोखला, खैर हाँ, खोखला लिखने की जरूरत नहीं थी, हॉलो स्फीयर होता तब, स्फेरिकल शेल मतलब होता ही खोखला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इनसाइड क्या होगा, हमने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है फ्लक्स का, एक पढ़ा है ई और एक पढ़ा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इनसाइड हमें निकालना है, तो हमारे गॉस जी ने बोला था पहले ही कि किस पे डिपेंड करता है, जो फील्ड जो फ्लक्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इससे फॉर्मूला बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इन दोनों से मिला करके फाई फाई इज इक्वल टू क्या है, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, आप लोग नोट्स पढ़ोगे तो दिक्कत होगी, इसलिए मैं नोट्स को भी अच्छे से सोचता हूँ नोट करो आप लोग के लिए। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या है, ई डॉट एस, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्लक्स अपॉन, फ्लक्स में से क्यू क्यू बन रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, फ्लक्स अपॉन टोटल फ्लक्स अपॉन एरिया। अब इस पे जो इनसाइड है वो जब कोई मास ही नहीं है, खोखला है, कोई मास नहीं है, तो इनसाइड क्या कोई चार्ज होगा, जिस बॉडी के पास मास होता है उसी के पास तो चार्ज होता है। जब बॉडी के पास मास ही नहीं है, अंदर कोई मास ही नहीं है, तो अंदर चार्ज नहीं होगा, सारे सारे चार्ज क्या होंगे, सरफेस पे होंगे। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो भी हो जाएगी क्या, फ्लक्स जीरो है तो जीरो अपॉन एस मतलब जीरो हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड भी। क्यों जीरो है, क्योंकि इनसाइड नो मास, नो मास का मतलब नो चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर क्या होगी, जीरो होगी क्योंकि चार्ज क्या है, बाहर ही सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटेड है, खोखला है, अंदर कुछ चार्ज होगा नहीं। क्लियर बच्चों, ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आउटसाइड, आउटसाइड क्या होगा, आउटसाइड तो देख लो, आउटसाइड समझ में आ जाएगा तुरंत। ये है, ये स्फेयर है, इससे आउटसाइड मान लेते हैं, किसी आर डिस्टेंस पे हमें निकालना है, कैपिटल आर, और इसका जो रेडियस है वो आर है। क्लियर है, इस जगह पर निकालना है, तो यहाँ पर हम एक क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बना लेंगे, ऐसे गोल सा गॉसियन सरफेस बना लेंगे। तो हमने पढ़ रखा है, क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है, ऐसा हमने पढ़ा था फॉर्मूला, हमने पढ़ा था फॉर्मूला ई डॉट एस इज इक्वल टू, फ्लक्स ये तो पढ़ा ही था, इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, टोटल चार्ज क्यू है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई निकालना है, एस को उधर भेज दो, ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एस। एस मतलब कि इसका सरफेस एरिया, इसके चारों तरफ हमने गॉसियन सरफेस मान लिया है, तो सरफेस एरिया क्या होगा, एक स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है, बोलो बच्चों होता है कि नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। आर मतलब बड़ा वाला, ये जो दूरी है, रेडियस नहीं, ये वाली जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, समझ आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप करो जल्दी से, समझ में आ रहा है तो जल्दी से थम्स अप करो, ताकि मुझे भी पता चले आप लोगों के समझ में आ रहा है। 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर कर दिया मैंने आउटसाइड। और अगर ऑन द सरफेस की बात किया जाए, इस सरफेस पे क्या होगा, तो बेटा अगर इस सरफेस की अगर हम बात करें तो भी तो यही होगा ना, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर, मतलब ये वाला रेडियस आर हो जाएगा, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जितना दूरी ये पूछा उतना दूरी को हम आर से डिनोट कर रहे हैं। बच्चों समझ में आया होगा, दूरी तो ये होती है, आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया, फिर ये सरफेस एरिया निकालना है, तो ये पूरी सरफेस है, तो ये पूरा सरफेस एरिया हो जाएगा। ये पता नहीं कितना जूम हो गया, जूम आउट हो जा भाई, हो जा। अरे यार ये नौटंकी इसकी अलग ही चलती रहती है। चलो ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है समझ में आ गया ना, वीडियो को बैक करके आप लोग नोट कर लीजिएगा ये चीज, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के मूड में नहीं हूँ। क्लियर है बच्चों, अब हॉलो स्फीयर हो गया, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो क्या थी बच्चों, जीरो थी।
ये बड़ा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो बच्चों हमारी क्या थी, जीरो थी, इनसाइड जीरो थी। फिर क्या हुआ, जब सरफेस पे आया तो मैक्सिमम हुआ। फिर जैसे जैसे आप गोले से दूर जाते रहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों, कम होती रहेगी। सरफेस जो हमारा इनसाइड थी वो यूनिफॉर्म थी। फिर हमारा जो जब हम सरफेस पे आए तो मैक्सिमम है। फिर धीरे धीरे जितना दूर जाते रहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती रहेगी, क्योंकि हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसमें इन्वर्स रिलेशन है ना, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यही तो रिलेशन बन रहा है। तो मतलब जितना दूर जाते रहेंगे उतना फील्ड कम होती रहेगी। मैक्सिमम कहाँ होगी, ऑन द सरफेस होगी। क्लियर है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम सॉलिड, देखो बच्चों हमने हॉलो स्फीयर तो देख लिया, अब देखेंगे सॉलिड स्फीयर। सॉलिड मतलब क्या, भरा हुआ, उसके अंदर मास भरा होना चाहिए, ठीक है, मतलब खोखला ना रहे, भरा रहे, इसलिए मैंने इसको पूरे कलर से दिखाया है। ठीक है, तो अब ये भरा हुआ, अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात करें तो इसके इनसाइड क्या होगा, इनसाइड मान लेते हैं हम कोई पॉइंट मान लेते हैं x, ये पूरा रेडियस इसका r है, और इससे मान लो इनसाइड x डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस मतलब इतनी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, तो हम यहाँ पे एक अंदर से छोटू सा स्फीयर बना लेंगे अंदर ही अंदर। तो मान लो कि जो इसका टोटल है, टोटल सरफेस एरिया 4/3 पाई r क्यूब, फिर जो चार्ज है वो q है, टोटल मतलब वॉल्यूम, सरफेस एरिया नहीं, टोटल वॉल्यूम पे मतलब टोटल जो मास है, टोटल वॉल्यूम है, उसमें जो चार्ज q है, तो अगर हमारा 1 यूनिट वो रहे, मतलब 1 यूनिट हमारा वॉल्यूम रहे, तो उस पर चार्ज कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा बच्चों। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये समझो, ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। 100 मैंगोज जो आते हैं, मैंगोज आते हैं वो 10 रुपए में आते हैं, मतलब ये जो 100 है, जो 10 मैंगोज हैं, जो 10 रुपीज में आ रहे हैं, वो कितने मैंगोज आ रहे हैं, 100 मैंगोज आ रहे हैं। तो 1 रुपए में कितने मैंगो आएंगे, मैं क्या करूंगा, 100 से 10 को डिवाइड कर दूंगा, 10 रुपए में आएगा एक मैंगो। वैसे इतने वॉल्यूम में क्यों चार्ज है, तो 1 यूनिट वॉल्यूम में क्या होगा, इतना होगा। एकदम बेसिक, सॉरी, एकदम बेसिक बच्चों के लेवल का समझा रहा हूँ, एकदम बेसिक बच्चों के लेवल का समझा रहा हूँ, समझना। अब क्या है, 1 यूनिट वॉल्यूम में आ गया। अब मैं कहूँ कि ये वाला जो पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट है, इसका भी कुछ वॉल्यूम होगा, ये छोटा सा पार्ट है, इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r की जगह क्या हो जाएगा, रेडियस x है, x क्यूब हो जाएगा। तो इतने पे कितना चार्ज होगा, इतने वॉल्यूम पे कितना चार्ज होगा, तो वो निकालने का तरीका क्या है हमारा, उसको निकालने के लिए क्या करोगे, जैसे एक आम का प्राइस मिल गया, हमें 5 आम का प्राइस जानना है, तो इसी से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 यूनिट का मिल गया तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मान लेते हैं इस पर जो टोटल चार्ज है वो स्मॉल क्यू है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, q/4/3 पाई r क्यूब, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जिस वॉल्यूम से हमें निकालना है। जैसे 5 आम का प्राइस चाहिए था, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा 4/3 पाई x क्यूब, ये हो जाएगा ना, पाई से पाई कटा, 4/3 से 4/3 करा, तो हमें q की वैल्यू जो मिली वो क्या मिली, qx³ अब ये नौटंकी हुई क्यों, ये मुझे करना क्यों पड़ा, वो हम देखते आगे। ठीक है, अब हमने पढ़ा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, E इज इक्वल टू Q/S एप्सिलॉन नॉट, यही तो पढ़ा है। अब Q मतलब क्या है, चार्ज, टोटल चार्ज, उस जगह पर टोटल चार्ज कितना होगा, कितना होगा, Qx³/r³, Qx³/r³, यही तो होगा। और सरफेस एरिया तो आपको पता है 4πx² होगा कि नहीं होगा, एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या है, अपॉन का मतलब होता है डिवीजन, तो Qx³/r³ को डिवाइड किससे करना है, 4πx² अपॉन एप्सिलॉन, मतलब इंटू एप्सिलॉन नॉट है, सॉरी बच्चों, इंटू एप्सिलॉन नॉट से क्या करना है, डिवाइड, फिर से वही चीज, फिर वही गलती, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना। डिवाइड का मतलब क्या होता है, उल्टा करके मल्टीप्लाई करना। Qx³/r³, 1/4π, इंटू का साइन नहीं लगाया इसीलिए क्या होता है, बदल जाता है ये, तो x³, अच्छा x² है। इतनी गलती क्यों हो रही है आज, तो ये बताएगा कमेंट में, इतनी गलतियाँ फिर क्यों हो रही है आज, से ये कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड, Qx/r³, 4π एप्सिलॉन नॉट, यही मिल जाएगा। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेना। अब देखो हमने ये क्यों निकाला, क्यों इतनी नौटंकी क्यों, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं रहेगा बच्चों कि इतने छोटे से पार्ट में चार्ज कितना है। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, रिलेट कर दिया टोटल चार्ज से। x तो पता रहेगा कितना डिस्टेंस पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, r मतलब रेडियस भी पता रहेगा, लेकिन हमें ये q की वैल्यू नहीं पता रहेगी ना कितना चार्ज है, तो उसके लिए हमने क्या किया, इस छोटे से चार्ज को हमने कन्वर्ट कर दिया बड़े वाले जो टोटल चार्ज के फॉर्म में।
तो ये चीज क्लियर हो गई होगी, इनसाइड तो ऐसे निकल जाएगा। अब हम आउटसाइड की बात करें, आउटसाइड की बात करेंगे, मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया हुआ है इसीलिए आपको पहले से बना बनाया दिख रही हैं चीजें। आउटसाइड की अगर हम बात करें बच्चों, समझना पूरे धैर्य के साथ समझोगे तो समझ में आएगा। आउटसाइड नहीं, ऑन सरफेस की बात हो रही है। ऑन सरफेस पे अगर हम बात करें तो ये सरफेस है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मान लो रेडियस आर है तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या होता है क्यू, मतलब टोटल चार्ज, टोटल चार्ज हमने अभी पीछे मान लिया था कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू ही लिख देते हैं, कैपिटल क्यू। और सरफेस एरिया, एरिया मतलब क्या है, सरफेस मतलब टोटल सरफेस एरिया है वो क्या है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, इंटू का साइन हटा देते हैं नहीं तो ये एक्स जैसे लगने लगेगा इंटू, फिर आप लोग जिंदगी भर कंफ्यूज रहोगे और टीचर को बताओगे एक्स होता है यहाँ। ठीक है, तो ये हमें ऑन द सरफेस मिल गया। अब ऑन द सरफेस के बाद हमारा लास्ट क्या है, लास्ट क्या है आउटसाइड द सरफेस, ये भी मिटा देता हूँ, ये भी मिटा देता हूँ, फिर से पढ़ लेंगे। ऑन द सरफेस के पास बात क्या है, आउटसाइड द सरफेस। आउटसाइड द सरफेस देख लेते हैं। आउटसाइड मतलब आउटसाइड कहाँ, कितनी दूरी पर, मान लो कैपिटल आर दूरी पर आउटसाइड द सरफेस, तो हम क्या करते हैं एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस मान लेते हैं, गॉसियन सरफेस मान लेते हैं, ये भी एक स्फेरिकल सरफेस होगा। वापस अगेन जैसे आपने हॉलो स्फेयर का निकाला था उसी तरह होगा, आउटसाइड द सरफेस क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्या होता है Q, और फिर सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा हमारा आउटसाइड द सरफेस। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही चीजें रखेंगे। अब आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट, हमने क्या क्या पढ़ा आज, क्या क्या पढ़ा हमने आज, गॉस लॉ से ही स्टार्ट किया और गॉस लॉ पे ही खत्म किया। तो एक दो और पॉइंट बचे हुए हैं, कुछ थोड़ी सी चीजें और बची हुई हैं, तो उन चीजों को हम लोग करेंगे डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अच्छा, इसका ग्राफ भी बचा हुआ है बच्चों, आप लोगों ने याद नहीं दिलाया, इसका ग्राफ भी बचा हुआ है, तो ग्राफ भी अभी देख लेते हैं। पहले मैं ये बताना चाहूंगा हमने क्या किया, काफी कुछ डिस्कस कर लिया है, गॉस लॉ मतलब एटलीस्ट पूरा समझ ही लिया है, गॉस लॉ पूरा समझ लिया है और थोड़े से उसके एप्लीकेशंस देख रहे हैं अभी, और आगे भी एप्लीकेशंस देखते रहेंगे। तो ग्राफ बच्चों हमने नहीं देखा था इसका, तो मैं ग्राफ आप लोगों को दिखा दूं, इस चीज का ग्राफ दिखा दूं। पिछला वाला तो ग्राफ हमने देखा था, अभी मैं अगर ग्राफ आप लोगों को दिखाऊं तो क्या है, इनसाइड क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना हम दूर जा रहे हैं, यहाँ देखो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जितना ये एक्स डिस्टेंस हमारा बढ़ रहा है, जितना हमारी एक्स डिस्टेंस बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा रिलेशन बन रहा है, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, मतलब ये जो एक्स वाला डिस्टेंस जितना हम बढ़ाते रहेंगे उतना अंदर जितना हम ज्यादा चलते रहेंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती रहेगी, ये डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती रहेगी। ये मान लो क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब x मान लेते हैं, तो जितना डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती रहेगी, फिर एक जगह पीक जब सरफेस पे आ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम मैक्सिमम हो जाएगी, तो इसके बाद इधर से गिरना शुरू हो जाएगी, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है बच्चों, कुछ ऐसा ग्राफ, ऐसा सा ग्राफ बनेगा। तो ये समझ में आया, जब हम अंदर बढ़ रहे हैं स्फीयर के अंदर आगे बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है इंटेंसिटी, फिर यहाँ जब सरफेस पे पीक होगा उसके बाद यहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा, जितना ज्यादा दूर चलते रहेंगे, क्योंकि ये जो सरफेस के बाहर की दूरी है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और वो भी स्क्वायर रिलेशन है। जब डायरेक्ट आपका बिना स्क्वायर रिलेशन होता है तो हमारा ग्राफ कुछ कर्व सा बनता है, और जब डायरेक्ट रिलेशन होता है तो एक सीधा सा ग्राफ बनता है। ये चीज आपने ग्राफ अगर बेसिक मैथ में पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप लोग मेरे वीडियो देख सकते हो बेसिक मैथ की, उसमें मैंने शायद अभी तक तो ग्राफ वीडियो डाल दिया गया है, तो देख लीजिए एक बार, उसको आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपने वीडियो में विश्वास बैच के, और मैं मैथ्स का वीडियो भी कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी अपलोड करने की, और आज केमिस्ट्री का वीडियो भी एक आ जाएगा। मिलते हैं फिर।